आज हम पढ़ने वाले हैं विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान की। जो वंचित बालक हैं, अभी यहाँ पर हमें दो बातें देखनी है। विविध पृष्ठभूमि से यानी कौन से बैकग्राउंड से बच्चे हमारे पास आते हैं, और इन बालकों की पहचान हमें कैसी करनी है। अभी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बच्चे, आपको दिख रहे हैं क्या आपको? इस स्लाइड में बहुत प्रकार के बच्चे आपको दिख रहे हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं इन पर से? इस पिक्चर पर से आप क्या अनुमान लगाएंगे? कौन कौन से बच्चे हैं इसमें? किस तरह के बच्चे हो स्लम सकते एरिया हैं? के बच्चे हैं सर। स्लम एरिया के, ओके, वेरी नाइस। और कौन से स्लम एरिया के होंगे, कैसे होंगे? क्या और क्या आप लगा सकते आदिवासी, हैं? लेबर, लेबर, वेरी नाइस, करेक्ट करेक्ट। हाँ, और आदिवासी बच्चे, आदिवासी जमाती, वेरी नाइस वेरी नाइस। और बस बेगर, बेगर बेगर, बेकर भी है, ओके। और अनाथ बच्चे, कुपोषित, वेरी नाइस, कुपोषित हैं, अनाथ हैं, वेरी वेरी नाइस। और जेणेकरून जे शिक्षणापासून वंचित आहेत अशांना एका ठिकाणी बसून म्हणजे अंगणवाडी अशा ठिकाणी बसून शिक्षण देत आहेत सर. नाही, ये असलं नका काही सांगू, ये बहुत आदर्श होगा है। दोन्ही ना, ये ऑलरेडी स्कूल है। यहाँ में हमारे स्कूल में आने वाले वेरियस बैकग्राउंड के बच्चे चाहिए। अब वेरियस बैकग्राउंड क्या होता है? अभी जो गन्ना तोड़ने वाले लेबर्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं, बीट भट्टी पे काम करने वाले बच्चे होते हैं, स्लम एरिया में रहने वाले, अनुसूचित जाति जमाती, हाँ, फिर आपके वो आदिवासी बच्चे, ये भी कुछ कुपोषित होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, अनाथ हैं। ऐसे बच्चे तुम्हारे स्कूल में आते हैं कि नहीं आते हैं? फिर इन बच्चों की हम पहचान कैसे कराएंगे? मानो तुम स्कूल में टीचर हो, 5वीं कक्षा में पढ़ा रहे हो, और हर रोज एक बच्चा देर से आता है। तुम मारते हो तो वो झड़ी लेता है और जगह पे जाके बैठता है, लेकिन आपको कुछ नहीं कहता। हर रोज लेट आ रहे हैं, मार रहे तो भी लेट आ रहे। क्या कारण हो सकता है? घर की काहीतरी काम आर्थिक करत असेल तो. घर की आर्थिक स्थिति सर. और देखेंगे कौन क्या सोच से आंसर देता है। वो भी कुछ काम करने के लिए जाता होगा सर. और सोच मे भी बताओ। ट्रांसपोर्टेशन का स्वभाव हो प्रॉब्लम होगा सकता है सर। सर. अगर घर से स्कूल दूर है तो वो चलते आने के लिए उसको देर लग सकता है। ठीक है। तो डेली आ रहा है ना, उसको पीट रहे हैं कूट रहे हैं, तो एक दिन तो जल्दी चलते आएगा ना। एज अ टीचर, व्हाट इज योर रोल? कुछ तो मजबूरी होगी सर उसकी। व्हाट इज योर रोल? आपका रोल सर क्या होना है इसमें? सर आस्क हम उसे आस्क पूछ सकते हैं सर क्या प्रॉब्लम है। आस्क विचारायला पाहिजे त्याला. हाँ, क्योंकि वो मजबूर है, वो उसकी दिक्कत है, वो परेशान है, इसीलिए तो देर से आ रहा है। कि आपका रोल क्या होगा? व्हाट इज योर रोल? आप क्या करेंगे? सर आप रोज उसको हमारे स्कूल में है ना ऐसे बच्चे आए थे सर। हम्म, मतलब ऐसे बाकायदा वो सिग्नल पर वगैरह ऐसे भीख मांगते थे वो बच्चे। तो हाँ सर्वे हाँ में वो बच्चे मिले हमको, हमारे स्कूल में हमने डाले थे उनको। हाँ हाँ फिर वो दूर था उनका घर, हाँ तो हम सब टीचर्स ऐसे पैसे वगैरह देकर उनका आने का इंतजाम करते थे। फिर हाँ। थोड़ा सा उनके ऐसे माली मदद भी करते थे। फिर रेगुलर आ रहे थे वो बच्चे सर। ये रेगुलर आ रहे हैं। हाँ रेगुलर आ इन रहे थे हाँ। बच्चों को किसकी जरूरत है? फिर किस चीज की जरूरत है? हेल्प और इकोनॉमिकली, सिर्फ पैसों की जरूरत है उनको? आर्थिक फूड की आर सब. सहानुभूति की। सहानुभूति से हाँ, सिर्फ पैसे, सहानुभूति करेक्ट। सिर्फ आपके पैसे की जरूरत नहीं होती, हर एक चीज को पैसे की जरूरत नहीं होती। हर एक चीज को पैसे से तोला नहीं जाता। कभी कभी लोग और मजबूर उनका होते हैं, और उस एक दिन मजबूरी। बच्चे फेल रहे ना सर, तो बराबर उनके घर पे पहुंच जाते थे हम। हाँ, तो लेकर आते थे आपकी उनके आपकी बच्चों को, उनके मतलब प्रति क्या आदत थी? लगने के लिए। आपकी उनके प्रति क्या थी? हमदर्दी लगन था। हाँ, आपने उनकी इतनी हाँ केयर की, लगाव था, आपने हमदर्दी उनको थी। प्यार दिया, एहसास दिलाया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो आपको एजुकेशन की जरूरत है। उसके पहले आपने उसको अपनाया, उसको एक्सेप्ट किया, जो कोई भी समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कैसा नो, क्योंकि वो कहाँ मांग रहे थे भीख? चौराहे पे बैठ के, चौक में, इधर उधर, सिग्नल पर। तो हाँ, सिग्नल पर वगैरह। तो हाँ उनको किस चीज की जरूरत थी? पैसा तो आ रहा था ना उनको, कहाँ से ना कहाँ से पैसे की जरूरत थी फिर उनको? नहीं, किस चीज की जरूरत हमको लगी सही फिर? राह नहीं मालूम थी सर। यस, करेक्ट। एज ए टीचर हमारा रोल क्या होना है? देखो,
फिर हमारे स्कूल में आने वाले बच्चे किस किस तरह के होते हैं, ये हमें बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 मार्क इसी चैप्टर से मिलने वाले हैं। कितने से कितने? 3 से 4। ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं आएगा, सीडीपी में भी नहीं आएगा। तो आपको ओवरऑल आपकी जो बाकी के भी सब्जेक्ट जो है, मैथ्स होगा, ईवीएस होगा, एसएस होगा, या फिर आपके दोनों लैंग्वेज है, इनमें भी इस तरह के क्वेश्चन को डाइवर्ट करके पूछा जाएगा कि ये जो वेरियस बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनको हैंडलिंग के बारे में, और किस चीज को या फिर किसे कहेंगे हम ये वाले बच्चे। तो चलो देखते हैं हम इन वाले बच्चों की पहचान कैसी करना है। तो इनको क्या करना है, हमने ये भी देखा था कि सबसे पहले एसएसए आया था, बराबर। यस यस, ए का मतलब क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। वेरी नाइस। सर्व शिक्षा अभियान के बाद में एक और उसी में इंक्लूड होके ये शिक्षा आई, वो है समावेशी शिक्षा। यानी एसएसए के दौरान ही उसको दिया गया। तो सर्व समावेशी शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में इसी को कहा जाता है कि समाज में जो वर्ग के बच्चे हैं उन वर्गों के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाना है। अब कौन है ऐसे वर्गों के बच्चे जिनको समाज में लाना है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो अपाहिज होना, हाँ, या फिर कोई और तरीके का बच्चा होना, ये नहीं है। तो उसके साथ और भी कुछ व्याख्या की जाती है। उसमें आता है सामान्य बच्चा, जो निर्धन है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो वंचित है समाज से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, जो बच्चा वंचित है, जो पिछड़ा है अनुसूचित जाति जमाती को लेकर, सीखने में लेकर, फर्स्ट जनरेशन में लेकर जो पिछड़ा है, वो अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं, ये बच्चों से मतलब आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये आते हैं वेरियस बैकग्राउंड के बच्चे। तो इन बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनको किस में लाना है? शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है। और जब इनको मुख्य धारा में लाएंगे और इनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध करा के देंगे, तो विकास की मुख्य धारा में लाकर ये बच्चे अपना ग्रोथ बढ़ा लेंगे, अपना खुद का डेवलपमेंट करा लेंगे। तो इस शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि सभी बालकों को शिक्षा देना तथा देश की प्रगति में उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना। तो समावेशी शिक्षा जो होता है, समाज में एकता, समता एवं बंधुता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर इसको इंक्लूसिव एजुकेशन लाने का मतलब ही यही है कि सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाना है और सबको एकता, समानता और बंधुता को देकर बच्चों को शिक्षा देनी है। अब ये जो शिक्षा है, ये सबसे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन को देखेंगे, फिर इन मुख्य धारा में आने वाले बच्चों को हम देखेंगे। अब इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समावेशी शिक्षा किसको कहा जाता है, इनमें कौन कौन आते हैं, कौन मुख्य धारा में आना है, लाना है? अभी समावेशी जो शिक्षा होती है, जिसको इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, समावेशी शिक्षा को सभी व्यक्तियों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में देखा जाता है। अब देखो यहाँ पर समावेशी शिक्षा में कोई बच्चे अपंग है, बराबर। अपंग बच्चे को सर्वसामान्य बच्चों के साथ में बिठाकर शिक्षा देंगे तो वो समावेशी शिक्षा होती है, बराबर। अब यहाँ पर कम प्रतिबंधित वातावरण में समावेशी शिक्षा द्वारा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूली तथा साधारण बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की और इशारा करता है या फिर इंगित करता है। समावेशी शिक्षा शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए शिक्षा देने में सहायता कराती है। समावेशी शिक्षा उसको कहा जाता है, अपंग बालक है लेकिन 100% नहीं है, यानी अगर कोई बच्चा 100% ब्लाइंड होगा, उसको नहीं दिखता है, तो उसको हम एजुकेशन नहीं दे सकते हमारे इसमें। लेकिन उसको धुंधला दिखता है, उसको करीब का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, या फिर दूर का नहीं दिखता है, अंशतः वो अपंग है, ऐसे बच्चों को हम आमतौर के बच्चों के साथ बिठाकर उस बच्चों को अधिक उसकी कोई सुविधा चाहिए उसको, जैसे कि व्हील चेयर की जरूरत है, आंखों को चश्मे की जरूरत है, कान में मशीन की जरूरत है, अपाहिज है तो उसको कोई वैसे कृत्रिम पार्ट की जरूरत है, ऐसे उसको फैसिलिटी देकर हम आम स्कूल में आम बच्चों के साथ इसको शिक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को ही सर्वसमावेशी शिक्षा कहा जाता है।
समझ में आया? समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपाहिज, तो उसमें और भी बच्चे आते हैं, और भी तरीके के बच्चे आते हैं जो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से बाधित हो। इन बालकों को हमें सभी बच्चों के साथ क्या देना है? शिक्षा देनी है। ठीक है, तो अभी ये जो हम अभी देख रहे हैं ये समावेशी शिक्षा देख रहे हैं। ये व्याख्या समझ में आई? समावेशी बच्चे किसको कहना है, समावेशी शिक्षा किसको कहना है? समझ में आया? यस और नो? जी सर, यस सर। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब आपको समझ में आएगा, हाँ, तो आपको इसके ऊपर पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। सो समावेशी शिक्षा किसका समावेश करेगा? समावेशी शिक्षा में इसका समावेश होना है। अब देखो, बहुत सारे यहाँ पर हमने देखा है, अभी कहा था मैंने कि सिर्फ वो अपाहिज बच्चा ही यहाँ पर शामिल नहीं होता है सर्व समावेशी शिक्षा में। तो किसका समावेश होगा? तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य यही है कि समाज के, देखो यहाँ क्या है, समाज के सभी वर्गों के बच्चे वो शिक्षा की मुख्य धारा से समाविष्ट करें अब, और उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराएं। अब यहाँ पर आपने कहा सर कि समाज के सभी वर्ग के बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे, फिर वो अपाहिज हो या फिर किसी बात से वो अलग हो, फिर कौन है ऐसे बच्चे जिनको हमें शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना है, कि जिनको शिक्षा के मुख्य धारा में लाना है? फिर अभी हमने जो शुरू में टाइटल देखा था, विविध पृष्ठभूमि के बालक। अभी विविध पृष्ठभूमि के बालक का तात्पर्य क्या है? तो विविध पृष्ठभूमि के बच्चों का तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज की विविध वर्ग, कौन से ऐसे वर्ग हैं जो निर्धन है? निर्धन का मतलब बताओ। निर्धन, निर्धन कौन निर्धन है? जिसके पास धन नहीं है वो, उसको निर्धन कहा जाता है, बराबर। जो गरीब है, स्लम है, जिनको 2 वक्त की रोटी ठीक से नसीब नहीं होती, वो शिक्षा करेगा क्या? वो शिक्षा के पास जाएगा क्या? वो ये कहेगा पढ़कर क्या करूं, मेरा पेट ही नहीं भरता। तो वो ऐसे वाले वर्ग हैं। इनमें कौन कौन आएगा? आपको क्या लगता है निर्धन में कौन कौन आएंगे? कौन आ सकता है ऐसा लगता है आपको? चलो बताओ जल्दी से, वक्त जाया मत करो। निर्धन, जिसके पास धन नहीं है, कौन से लोग आ सकते हैं? गरीब लोग, सबसे गरीब। मजदूर लोग सर। स्लम एरिया, झोपड़पट्टी में रहते हैं वो लोग। गरीब मतलब हम भी गरीब ही थे। आपको हमने अगर फी मांगी तो आप कहेंगे फ्रॉम स्लम एरिया सर। सुनो 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 सुनो, अभी मैंने क्या कहा? गरीब, आपने बोला गरीब, तो मैं भी गरीब ही हूँ। जब मैं आपको फी मांगता हूँ ना, सर नहीं है मेरे पास, तो वो गरीब हो गया ना। तो गरीब कौन है? निर्धन का मतलब उसकी व्याख्या करो, कौन है गरीब? सर जो 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। हम एक एक आज दिन काम बताओ। करे और आज सुनो, आज का काम करे और आज ही रोटी पकाए, ऐसे। ठीक है, आज ही काम करे, आज जो रोटी मिले उसको, वही जो कमाता है, ठीक है, ओके। और देखो यहाँ सर पर कौन अच्छी, आपल्या प्राथमिक गरजा जो पूर्ण करू शकत नाही तो. बर ठीक आहे, अजून मला तुमच्याकडून वेगळी अपेक्षा होती सर. मला असं वाटलं होतं ज्यांना की असं तुम्ही की खूप ऍक्टिव्ह, रुको 1 मिनट, रुको जरा, सबर करो। अभी आपसे मेरे को बहुत ऐसी अपेक्षा थी कि आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा, धनराज सर। तो ये क्यों लगा था मेरे को? क्योंकि आप स्कूल में एक्चुअल काम करते हैं, तो हमें निर्धन की व्याख्या ऑलरेडी मालूम है। निर्धन किसको कहते हैं? पैसा नहीं है। हॅलो अरे सर. बाबा, सर जो 2 टाइम का हॅलो सर. खाना भी खा आम्ही नहीं सकता. दारिद्र्य रेषेच्या क्षमा करा. खालच्या विद्यार्थ्यांची या ठिकाणी व्याख्या करतो की नाही? दारिद्र्य रेषेवर कुणाला म्हणतो? कुणाला पण म्हणतो का? पिवळं कार्ड कुणाला मिळतं का? केशरी कार्ड कुणालाही मिळतो का? आणि पांढरा कार्ड कुणालाही मिळतो का? नाही सर. यस और नो? क्या व्याख्या होगी उसकी? फिर क्या व्याख्या होगी उसकी अभी उसके हिसाब से? सर मी जो ज्याचं दिन भर में वार्षिक एक टाइम का भी उत्पन्न खाना उन्हें हा, नसीब आता नहीं आलं बघा होते. कोणतं, थांबा. वार्षिक उत्पन्नाचा उल्लेख कोणी केला त्यांनी ती व्याख्या सांगावी, बाकीच्यांनी शांत राहा. ज्याचं वार्षिक उत्पन्न हे 1,00,000च्या आत असेल किंवा 25,000च्या आत असेल असं. वाक्य मग ते निर्धन होत नाही. तिकडे खाली इकडे येतं, यांची जी हे आहे, म्हणजे केशरी कार्डवाल्यांची 40,000पर्यंत आहे, म्हणजे वार्षिक उत्पन्न. आता त्याच्यापेक्षाही यांचं उत्पन्न खाली असणार आहे, म्हणजे वार्षिक उत्पन्न यांचं 10 ते 20,000च्या आत असणार आहे. हे काही जणांचं उत्पन्नही मी नसतं. तेच हाँ, ही जाली व्याख्या। तो हमें ये पता होना चाहिए निर्धन किसे कहे। मैं भी निर्धन हूं, मैं कहूंगा ना अभी उठ को आपको काम नहीं, सर मैं भी निर्धन हूं, हो गया क्या मैं निर्धन? नहीं,
तो इनकी भी पहचान है। सो भारतीय समाज में जो विविध वर्ग हैं जिसमें निर्धन होते हैं, उनका भी ऐसी व्याख्या की जाती है, परिभाषा की जाती है। किसी को भी निर्धन कहा नहीं जाता। कोई भी उठ के कहेगा मैं निर्धन हूं, मान ले क्या हम? नहीं मान सकते। तो वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि जिस तरह से ईडब्ल्यूएस आपको पता होगा, ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है किसी को भी नहीं मिलता। यस और नो? क्या उसकी एक नियम है, क्या लॉ है? किसको मिलेगा? जिसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? कितने से कम? पता है क्या किसको? 6 लाख से कम जिसकी है उसको ईडब्ल्यूएस मिलता है। उसके ऊपर अगर आपकी वार्षिक आय जाती है तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, और वो प्रमाण पत्र आपको हर साल निकालना पड़ता है। उसी तरह इन निर्धन का प्रमाण पत्र नहीं होता, लेकिन निर्धन की हम व्याख्या तो कर सकते हैं ना। तो फिर ये वंचित है। अभी वंचित की क्या व्याख्या करेंगे हम? किस चीज से वंचित होगा ये? किस चीज से वंचित है? चलो बताओ, अभी पट 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 आंसर दो, टाइम मत लगाओ। अब समाज की मुख्य धारा से सर। समाज की मुख्य धारा से? कौन सी मुख्य धारा? कौन सी मुख्य धारा? शिक्षण से पीछे है सर जो लोग। ठीक है, एक उनको आपका रहने एक के मान लिए लिया। घर नहीं है सर। ठीक है, मैंने आपका एक मान लिया, शिक्षण मान लिया। ठीक है, सिर्फ एक ही से मानेंगे? उनको रहने के लिए घर भी नहीं रहता है सर। यस, यानी फैसिलिटी से हो गया, सुविधा से। वेरी नाइस। और देखो अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, या फिर काउंट करने। हाँ, सेहत, आरोग्य सर उन। अरे वाह, हाँ, आरोग्य से। वेरी नाइस। यहाँ पर आपने कहा शिक्षा से, उसके बाद कहा आपने सुविधा से, उसके बाद कहा आपने आरोग्य से। और कहाँ वंचित होगा? देखो फिर सामाजिक से, आर्थिक से भी वंचित हो सकता है। यानी बच्चे वंचित में बहुत तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर ये क्यों मैं इसको बारकाई से बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन इसी पे आएगा तो आपको उसकी व्याख्या वंचित की पता होनी चाहिए। किसी को भी हम वंचित नहीं कर सकते। वंचित में सिर्फ एक ही कैटेगरी नहीं आती है। तो वंचित शिक्षा से होना, मुख्य फैसिलिटी से होना, सुविधाओं से होना, फिजिकल से होना, हाँ, तो ये सब कुछ उसमें आता है। पिछड़ा, किस वर्ग से पिछड़ा? सामाजिक आर्थिक तरीके से वो पिछड़ा है। सामाजिक हालत कौन से? अब देखो ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसी कुछ जमातियां हैं, वो समाज से बहुत पिछड़े हैं। समाज उनको आज भी एक्सेप्ट नहीं करता है ना? जैसे कि अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनमें के कई लोगों को हम अ, अ, आगे ही आने नहीं देते। अब हमारा महाराष्ट्र सदन है, ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग हैं। जैसे कि अब मैं स्पेसिफिक कास्ट का ही नाम लेता हूँ। चलो, एससी कास्ट है। हाँ, अभी एससी कास्ट है हमारे महाराष्ट्र में, इसको अभी नीचे दर्जा है क्या? है क्या? पिछड़ा है क्या वर्ग? है क्या? चलो बताओ माइक ऑन करके, कुछ अलग हम नहीं बात करें। है क्या पिछड़ा वर्ग? है क्या ये? अरे बोलो पटपट। यस और नो? से ओनली यस और नो? नहीं है सर। ओके, अब इसको महाराष्ट्र के बाहर जाके देखो, है क्या? है सर। यस, करेक्ट। तो ये पिछड़ा है। अभी भी इस जाति को समान दर्जा, समान मान, सम्मान अभी भी नहीं दिया जाता। आपको लगता है महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र में भी ऐसे कई सारे जिले हैं, अभी भी इन कास्ट के लोगों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। मैं महाराष्ट्र में कुछ जिलों का नाम भी बता सकता हूँ। तो ऐसे बहुत जगह है। हम कहते हैं हम अच्छी अच्छी सिटी में रहते हैं, तो हमें उतना नीचे क्या चल रहा है, अदर जिलों में क्या चल रहा है, पता नहीं होता है। तो ये लोग हैं जो पिछड़े हैं, अभी भी उनको समाज में उतना मान सम्मान नहीं है। तो वो किस चीज से पिछड़ा हो गया? सामाजिक दर्जे से। समाज में समाज से पिछड़ा हो गया, इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति भी पिछड़ी होनी चाहिए, तो वो आर्थिक पिछड़ा हो गया। तो पिछड़ा किसे कहेंगे? समझ में आया? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये सब बच्चे हैं। ये सब वो वर्ग के बच्चे हैं जिन्हें हमें समाज के विविध वर्ग से ये आते हैं, विविध पृष्ठभूमि के बालक हैं। इन सभी को हमें क्या करना है? समावेशी शिक्षा देना है। तो भारतीय समाज के अंतर्गत निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में साक्षरता दर सामान्य वर्ग से काफी कम है। इनमें इसी कारण की वजह से लिटरेसी नहीं है, और इन वर्गों के उद्धार के लिए यह आवश्यक है कि इनके बच्चों को सामान्य वर्गों की तरह शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए दिए चाहिए, जो हमें करना है। अगर इनको अलग से दिए जाएंगे तो इनको लगेगा कि हम अलग है,
तो इनको आम बच्चों के साथ एजुकेशन देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इंक्लूसिव जो शिक्षण है, समावेशन है, हाँ, तो इसका तात्पर्य यही है कि अधिकतर लोग यह लगाते हैं कि इसमें सिर्फ विकलांग बच्चों को समावेश या फिर सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, जबकि यह समावेशन का एक संकुचित अर्थ है जिनमें ये निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों को भी शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा में सिर्फ अपंग बच्चे नहीं आते हैं, जो आप तक को भी यही लगा होगा कि इसमें सर ये बच्चे आते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी स्लाइड दिख रही है क्या? मैंने जो चेंज की है वो दिख रही है ना? यस सर। दिख रही है सर। हाँ, तो अभी देखो आगे जाएंगे हम। वास्तविकता में समावेशन केवल विकलांग लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का वंचित न होना भी है। किस चीज से वंचित नहीं होना है यहाँ पर? यहाँ पर वंचित शिक्षा से नहीं होना है। तो सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करके देना है, सभी को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है और सभी को मिलकर आगे लेकर जाना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसमें समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है। हर एक क्लास में हर एक क्षेत्र से बच्चा आता है, हर एक बैकग्राउंड से बच्चा आता है, हर एक जाति जमाती का, जनजाति का बच्चा आता है, सामाजिक, आर्थिक, हाँ, इनकी पृष्ठभूमि से बच्चा आता है, वंचित बच्चे आते हैं, अनुसूचित जनजातियों से आते हैं। तो इन बच्चों को हमें प्रोत्साहन देना है और इनमें से जिससे सभी संस्कृतियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर भी हमें मिलता है और वो देने का प्रयास करना है। अलग कल्चर के बच्चे एक ही साथ पढ़ेंगे तो हर एक बच्चे को एक दूसरे की कल्चर का इंफॉर्मेशन होगा। यस और नो? हर एक बच्चे को दूसरे कल्चर की मालूमात होगी, उनके कल्चर में क्या अलग बने वो समझ में आएगा। महाराष्ट्र को और भी राज्यों की बाउंड्री लगी है, जहाँ पर वो दूसरे राज्य की बाउंड्री लगी है, वहाँ के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों से भी उनको क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है। तो सिर्फ अपने ही यहाँ के लोगों से नहीं, तो दूसरे भी लोगों से उनकी मुलाकात, उनके कल्चर के नॉलेज होता है। तो ऐसे भी हमारे स्कूलों में होना बहुत जरूरी है। अनुसूचित जनजातियों के, आदिवासी लोगों की भाषाएं अलग होती हैं, जैसे कि कोलामी है, गोंडी है, गोंड भाषा है। तो इन भाषाओं का मालूमात भी बच्चों को मिल जाता था। तो इसी वजह से हमें समावेशी शिक्षा के अंदर सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाकर नॉलेज देना है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश से रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को, किसी भी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाला बच्चा है उसको हम विद्यालय में प्रवेश नहीं रोक सकते कि तू नहीं ले सकता वगैरह। तो हमें किसी को भी प्रवेश रोकने का अधिकार नहीं है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं की स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ जब हम शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं तो हमारे सर्वसमावेशी शिक्षा में सिर्फ अपाहिज ही बच्चे नहीं, तो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक इन योग्यताओं में जो बच्चे हैं उनको शामिल करना है। सफल समावेशन के लिए बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, शिक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। चाहे जो भी बच्चा हो, तो सभी बच्चों को, हाँ, चाहे वो स्कूल में हो या बाहर, शिक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जानी चाहिए, उसकी आवश्यकता है। कोई भी बच्चा वंचित है, पिछड़ा है बोलकर वो पीछे नहीं हटना चाहिए। सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से समावेशी शिक्षा में शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है। इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखो, सर्वसमावेशी शिक्षा में
शिक्षक कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये महत्व कभी नहीं रखेगा, ये मायने ही नाही रखता. हा, कधी कधी असं होतं की नाही, काही शिक्षकांना फुल पेमेंट असते. आता जे अनुदानित वर आहेत त्यांच्याकडे फुल पेमेंट असते. जे विनाअनुदानितवर काम करतात किंवा अनुदानितवर नुकतेच लागलेले आहेत, ते शिक्षण सेवक असतील तर त्यांचा पेमेंट पण कमी असतो. मग इथं तुम्हाला किती पेमेंट आहे, तुम्ही कुठल्या स्थितीतून आलेला आहात, कुठल्या स्तरातून आलेला आहात, कुछ भी लेना देना नहीं है. तो लेना देना किससे है? तो बच्चों से है. बच्चों की जो आने वाली बैकग्राउंड है उससे है. तो सबसे पहले किससे है देखेंगे, बच्चों के प्रति उसकी संवेदनशीलता. तो वो टीचर कौन सी बैकग्राउंड से आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है. तो महत्वपूर्ण ये है कि उसकी बच्चों के प्रति संवेदनशीलता कितनी है. मानो ये अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, इसके बाद गर्मी का मौसम आएगा. ठंडी के मौसम में कई सारे बच्चे खुले पे सोते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं. आप टीचर हैं, आपको पता है कि आपकी क्लासरूम में एक ही बच्चा है, उसके पास स्वेटर नहीं है, या फिर अच्छे पहनने में कपड़े नहीं है, या फिर उसके पास शूज नहीं है, या उसके पास शूज लेने के लिए उतने पैसे नहीं है, पता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे. तो आपके पास बच्चों के प्रति कुछ संवेदनशीलता है या नहीं? यस और नो, है कि नहीं? नहीं. नहीं है नहीं, सर. नहीं है. तो फिर क्या अगर बच्चों के पास, क्या टीचर के पास अगर संवेदनशीलता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर. होनी चाहिए? ठीक है. तो संवेदनशीलता का मतलब आप बताओ मेरे को. मैंने अभी तो बताया यहाँ पे संवेदनशीलता का मतलब मैंने बता दिया. आपके हिसाब से बताओ कि संवेदनशीलता किस तरह की होनी है. म्हणजे त्याला ते स्वेटर वगैरे घेण्यासारखं त्याची आर्थिक स्थितीच नाही, तर आपण एका प्रकारे त्याला एक स्वेटर तर देऊ शकतो. पाठ्यपुस्तकासोबत ते आपण कसंही शैक्षणिक मदत करतो, पण त्याच्या परिस्थिती अनुसार आपण ते पण देऊ शकतो ना एखादं. कारण तो नेहमी शाळेला येत असतो, सुट्टी न करता येणाऱ्या विद्यार्थ्याला द्यायला पाहिजे असं म्हणते मी सर. नेक्स्ट आणि तो और कौन अभ्यासात बताएगा? पण हुशार. ओके, आगे नेक्स्ट कौन बताएगा और? चलो बताओ जल्दी से. टीचर के पास संवेदनशीलता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस और नो? होनी चाहिए सर. हाँ, किस तरह की होनी चाहिए? बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं बच्चों के लिए संवेदनशीलता दिखाते हैं. अब ये जो संवेदनशीलता जो होती है, ये बच्चों के प्रति सिर्फ पैसे देकर उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बढ़ाकर ही नहीं की जा सकती. तो संवेदनशीलता में ये भी आता है कि हम लड़का लड़की में भेदभाव न करें, लिंग में भेदभाव न करें, बराबर. तो हमें हर वक्त हर जरूरत को पूरा करने के लिए संवेदनशीलता होना है. जो हमारे खुले आंखों को दिखता है उस वक्त तुम्हें जो अच्छा करना चाहिए वो करना जरुरी है, बराबर. मी मान लो कोई बच्चा गिर गया, जाऊ दे पडू दे, आपलं कुठे आहे, थोडं लय सांगत होतो मगापासून खेळू नको म्हणून. मग ते तुम्ही संवेदनशील आहात का? संवेदनशील आहात का? तुम्ही त्या नाही. पडलेल्या मुलाला उचललं सुद्धा नाही, मग तुम्ही संवेदनशील आहात का? नाही. नाही. हा, दोन मुलं भांडण करत आहेत, ते एकमेकाला जातीय देऊन शिव्या देत आहेत. हा, मग त्याच्या वेळेस तुम्ही गपच बसत आहात का? तर जाऊ दे, आपल्याला काय करायचं आहे, थोडीच आपली लेकरं आहेत, गाव बी ऐकत नाही, गाव बी तसं तर नाही बी तसं आहे, सोडून दिलं चालेल का? नाही सर. तो सिर्फ यही नहीं है, तो हर वक्त उसके पास संवेदनशीलता होना जरूरी है. अभी देखो मुझे लगता है अभी यहाँ पर रुखसाना मैडम ने बताया कि सर हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे सिग्नल पे भीख मांगने वाले बच्चे हैं. देखो उन्होंने उनको स्कूल में लाया, उनकी हर रोज वहां पे इंक्वायरी की जाती है, सब कुछ उन्होंने उनको दिया, पैसे दिए, अमुक दिए. तो फिर क्या रुखसाना मैडम के पास और उनके क्लास में जो या फिर उनके स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके पास संवेदनशीलता है कि नहीं है? है सर. है ना सर. है. ये अब पूछ रहा हूं मैं, किस चीज की थी जो उन्होंने ये किया? किस चीज की थी? शैक्षणिक. वंचित बच्चे के लिए उसको भी शिक्षा मिलनी चाहिए. शिक्षा पर सबका हक है सर. शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता होनी है, वो उन्होंने दिखा दी. तो ये महत्वपूर्ण है.
तुम कितने घर से आए हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम अंबानी के बेटे हो या अंबानी हो, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है। तुम हो तो तुम उनके लिए क्या कर सकते हो, उनके प्रति तुम्हारे में कितनी जागरूकता है, कितनी संवेदनशीलता है, ये महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए उसका लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों के लिए उसका लगाव और धैर्य, किसका, तुम्हारा, तुम्हारा लगाव उसके प्रति कितना है, तुम धैर्य कितना दिखाते हो, हाँ, कि वो सुधर जाएगा, वो आएगा। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि हमने पैसा खर्च किया, बच्चों को नए कपड़े लेके दिए, जूते लेके दिए, नहीं आया तो ये रखने में भी धैर्य लगता है कि वो आएगा, नहीं आएगा तो हम जाके लेके आएंगे, बार बार जाएंगे उसके घर में। ये जो रहता है ना, उसके प्रति लगाव तो रहना है, उसके साथ साथ धैर्य भी होना है। विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, बच्चे में कौन सी कैपेबिलिटी नहीं है, अक्षमताएं कौन सी है, उसको ढूंढो, उसमें की कमतरताओं को जानो और उसका ज्ञान लो। ये जिनमें गुण है वो अच्छा गुण है, वो टीचर कहलाएगा। टीचर वो नहीं, या फिर टीचर को वो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसकी सामाजिक में, समाज में कितनी प्रतिष्ठा है। हाँ, समाज में उसको अंबानी कहा गया, लेकिन यहाँ पर 1 रुपया बच्चों पे खर्च नहीं कर रहा, क्या करना है इसे लेके, क्या उसका फायदा है क्या? बच्चों के प्रति उसका लगाव, उसका धैर्य, बच्चों की पहचान, उसके प्रति संवेदनशीलता, ये होना महत्वपूर्ण है। निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा असंगठित घर से आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। बराबर, ये स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई करता है, इसलिए इनके सफल समावेशन के लिए इस प्रकार के विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। तभी बच्चा, वो आपको खुद को सामान्य बच्चा समझ पाएगा, अगर बच्चों से वो कंक्लूड करेगा, तो ये महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं बच्चे, क्योंकि ये कभी कभी फर्स्ट जनरेशन से भी आते हैं, यानी इनके घर में अब तो कोई पढ़ा नहीं होता, यही फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं, तो इनको उतना ज्ञान नहीं होता है। तो इन बच्चों को हमें क्या करना है, ये बच्चों के साथ, तो जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ बिठाकर इनको एजुकेशन देना महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया क्या होनी है, फिर क्या है, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। अभी ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी है कि समावेशन शिक्षा पूरा करने के लिए क्या करना पड़े, तो इसकी प्रक्रिया है, इसकी प्रोसेस है कि समावेशन किस तरह से करना है। सबसे पहला आता है समावेशन, सामान्यीकरण। क्या आता है? सामान्यीकरण। जो प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य युवकों को जहां तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। तो जनरलाइजेशन करना है, सबसे पहले वो प्रतिभाशाली हो, मंदगति का हो, कुछ भी हो, तो उसको सामाजिक वातावरण पहले दो, यानी सबके साथ सीखने का मौका दो, उन सबको एक जगह बिठाने की कोशिश करो, जो प्रतिभाशाली हो या फिर सामान्य बालक हो। तो जहां तक हमें संभव है, तो सबसे पहले हमें कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण का निर्माण करना है। सामान्यीकरण करो, उसको अलग इसको अलग ट्रीटमेंट मत दो, सबको समान अवसर देने का, अवसर करने का कोशिश करो। दूसरा है संस्था रहित शिक्षा। दूसरा क्या है? संस्था रहित शिक्षा। अब इसमें क्या होता है, जो अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त करती है। अर्थात जो शिक्षार्थी आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवसर प्रदान करना है। संस्था रहित शिक्षा में यह है कि प्रतिभाशाली बच्चा हो या फिर सामान्य बच्चा हो, इनकी सीमाओं को समाप्त करना है। वो कौन सी सीमा से आ रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन जो शिक्षार्थी आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, आवासीय का मतलब शिक्षार्थी, आवासीय, वासीय और आवासीय। वासीय का मतलब रहने वाला, और आवासीय का मतलब स्थलांतर झालेलं, हाँ, स्थलांतर होणे, नहीं, न रहता। हाँ, वासी का मतलब है स्कूल में रहना, यानी बोर्डिंग वगैरह,
और आवासीय का मतलब स्कूल में नहीं रहते। विद्या जो ग्रहण करते हैं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है। जो बच्चा स्कूल भी नहीं आ रहा है, आ जा कर रहा है, तो सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का यहाँ पर हमें मौका देना है। शिक्षा की मुख्य उसे धारा, गुरुकुल पद्धती भी कहते हैं ना सर जी? हाँ गुरुकुल पद्धती पण कहते हैं ना? आवासीय आहे मॅडम, ते गुरुकुल पद्धती वासीय झाली. वासीयमध्येच की सर गुरुकुल पद्धती. वासी होते ना, मी आवासी म्हणतोय नाही तर. वासी पद्धतीमध्ये गुरुकुल होतं, बोर्डिंग येतात, या गोष्टी येतातच ना. शिक्षा की मुख्य धारा जिसमें प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से अपने में संबंध स्थापित करते हैं. तो सामान्य बच्चे हैं, प्रतिभाशाली है, ये सामान्य बच्चों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध प्रस्थापित करते हैं. वो अपाहिज हो, निर्धन हो, प्रतिभाशाली हो, हाँ, या फिर अनुसूचित जाति जमाती वाला हो, कोई भी बच्चा एक दूसरे के साथ आएगा तो आपस में संबंध प्रस्थापित करेगा. तो ऐसा होगा तो उनका समावेशन होगा, जिसमें समाज का वह भाग जो शारीरिक रूप से बाधित अथवा अपंग है सामान्य समाज में मिलता है. तो फिर ऐसे संबंध प्रस्थापित करेंगे तो उनका समावेशन होगा, उनका समावेश किया जा सकता है. फिर वो किसी भी स्तर से हो या फिर किसी भी दिशा और दिशा से हो. तो इसी तरह से इन बच्चों का हमें समावेशन की प्रक्रिया कराकर लेनी है. आगे है क्या इसका? पीछे गया क्या? अब देखना है हमें समावेशी शिक्षा का उद्देश्य. समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला पढ़ो, चलो कौन भी एक पढ़ो. समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सर स्लाइड नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा? सामान्यकरण जो प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य युवकों को जहां तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है. क्या पढ़ रहे मैडम? सर वो समावेशी दूसरा शिक्षा slide की है सर. प्रक्रिया है सर. पिछला स्लाइड ही है वो. अब दिख रही क्या स्लाइड? देखो, हाँ समावेशी हाँ, दिख शिक्षा का रही. उद्देश्य चल रहा है अभी. हाँ समावेशी शिक्षा का उद्देश्य असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना. पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या हो गया कि इन बच्चों को क्या करना है? हमें विकास की मुख्य धारा में लाना है, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से. बराबर. हाँ, दूसरा है, दूसरे को मौका दो. असमर्थ असक्षम बालकों की समस्या का पता लगाकर उन्हें निवारण का प्रयास करना ताकि उनका समुचित विकास हो सके. यानी असमर्थ या फिर अक्षम बालक हैं, इनकी समस्या का पता लगाना है और उसका निवारण करके हमें क्या करना है? उसका समुचित विकास कामना करना है. तो ये समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है. अगला उद्देश्य क्या है? पढ़ो. बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना का विकास करना ताकि वे प्रखर बन सके. क्या करना है? बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना का विकास करना है ताकि वो क्या करे? प्रखर बन सके. तो ऐसी भावनाएं हमें, उत्सुकता, उनमें जागरूकता, अवेयरनेस बच्चों में बढ़ाना है जिससे वो ज्ञानी हो, प्रखर बने. हाँ, ये करना है. ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है. और अगला उद्देश्य है, पढ़ो. सभी बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना है. सभी बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना है. सिर्फ अपने लिए नहीं, तो देश का भी सोचना है. देश की, अगर तुम निठल ले रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे तो देश में भी बोझ होगा. बराबर. तुमको शिक्षा दी है, मानो तुम पे इतना सारा खर्चा किया है, पहली से 8वीं तक हमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है. अगर बच्चा कोई पहली से 8वीं तक सीखता है और 8वीं के बाद अगर वो स्कूल छोड़ देता है तो सरकार ने तुम्हारे पे जितना खर्चा किया था वो पूरा पानी में चला गया. ये सर नो, तो तुम्हारा क्या उपयोग हुआ? इतना पढ़ाकर, इतना खर्चा कर. तो इनको क्या करना है? कंटिन्यू शिक्षा के प्रवाह में लाकर
मानव संसाधन क्षमता को बढ़ावा देना है, उसका उपयोग करा के देना है। अगला है उद्देश्य समावेशी शिक्षा का, पढ़ो। शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का बढ़ाना। शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना है, डेमोक्रेसी वैल्यूज जो है उनको बढ़ावा देना है, उनको आगे लेकर जाना, ये महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है। अगला है बालकों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना है, बच्चों को खुद के पैर पर उसको ठहरने की एक अवसर प्रदान कर देना है, तथा बालकों में स्वावलंबन और आत्मनिर्भर इन दोनों भावों को बढ़ाना है। आत्मनिर्भर खुद पर वो निर्भर हो, अपने काम करे तो करे और कुछ पैसा कमाकर वो अपना पूरी जिंदगी वो आसानी से गुजार सके। और अंतिम है अध्ययन के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना, ताकि उनके विकास में बाधा उत्पन्न न हो। भ्रांतियां, एरर हमने देखा था, देखो सर्वसमावेशी शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है और उसको कोई भ्रांति एरर्स आता है तो वो दूर करने का काम हमें शिक्षकों को करना है, और उनके विकास में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसको दूर करना। तो ये सभी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं, और इन उद्देश्यों को कंप्लीट कर बच्चों को हमें सर्व शिक्षा या समावेशी शिक्षा का अवसर प्रदान करके देना है। अगला है समावेशी शिक्षा की प्रकृति। समावेशी शिक्षा की प्रकृति, अब देखो समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। ये तो महत्वपूर्ण है, हमें तो पता भी है कि समावेशी शिक्षा में सामान्य विद्यालय हो और सामान्य बच्चा हो, तो उनके साथ सभी बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देना है। इस शिक्षा के द्वारा असमर्थ बालकों का शिक्षा प्राप्त करने का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। असमर्थ बालकों का शिक्षा प्राप्त करने का क्षेत्र विस्तृत होता है, तो असमर्थ बालकों को शिक्षा देने का प्राप्त करना है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा में दो प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। अभी दो प्रकार के कौन से बालक सम्मिलित हो रहे हैं? एक है असमर्थ और दूसरा है सामान्य बालक, एक साथ पढ़ते हैं। तो जो सुविधा सामान्य बालकों को प्राप्त होती है, वे सभी सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत शारीरिक या मानसिक रूप से जो बच्चे विकलांग हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस वक्त क्या करना है हमें असमर्थ और सामान्य बालकों के साथ, तो असमर्थ जो बच्चे हैं उनको, या फिर शारीरिक मानसिक विकलांग रूप के बच्चे हैं तो उनको विशेष सुविधाएं प्रदान करनी है, और ऐसा कर उनको सामान्य बच्चों के साथ आगे लेके जाना है। इसमें सामान्य एवं असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का विकास होता है, तथा सामान्य बालक असमर्थ बालकों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जिससे असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। तो इन पर किस तरह से ध्यान देना है ये हमें महत्वपूर्ण है। आगे हम देख रहे हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, किस वजह से इसको समावेशी शिक्षा देने की जरूरत है, वो देखेंगे। आप बताओ कौन पढ़ेगा? पहला पढ़ो, चलो। सामान्य मानसिक विकास हेतु। कोई भी एक जन पढ़ो, पूरे 6 के 6। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। मैं पढ़ती हूँ सर। हेलो, पढ़ो। सामाजिक विकास संभव बनाने हेतु। सेकंड, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु। थर्ड, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करने हेतु। फोर्थ, फिजूल खर्ची को कम करने हेतु। फिफ्थ, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण करने हेतु। सिक्स्थ, शैक्षणिक एकीकरण को संभव बनाने हेतु। हमें ये समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि इन बच्चों का विकास करना है, इन बच्चों को अलग अलग सी फैसिलिटी देना है, इन सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ लाना है। तो
सबसे पहले ये है कि अगर ये कोई विकलांग बच्चा रहेगा, सामाजिक अपाहिज रहेगा, निर्धन रहेगा, कोई भी एंगल का बच्चा रहेगा, तो इन बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनको सबके साथ शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। तो सबसे पहली है सामान्य मानसिक विकास संभव बनाने हेतु, यानी बच्चे का सामान्य मानसिक विकास करना है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट को संभव करना है। मानो आपके स्कूल में, क्लास में अपाहिज बच्चा है, अपाहिज बच्चे की सोच क्या रहती है? वो आम बच्चे के साथ पढ़ सकता है? क्या रहती है उसकी मेंटेलिटी? वो अपने आप को कमतर समझता है। वो करेक्ट। सब जैसा नहीं होता, सबसे अलग समझता है। खुद को सबसे अलग समझता है, अलग वो सब समझता जैसा है। नहीं होता, वो सब जैसे नहीं होता। तो उसकी सोच क्या रहती है? और जो हमारे स्कूल में बच्चे रहते हैं ना, उनकी क्या प्रति उन बच्चों के प्रति भावना रहती है जो अपाहिज है, उनके प्रति क्या रहती है? जी रहती है। वो वो उनके साथ नेचर बैठना उठना चिढ़ाते हैं पसंद उनको। करते हैं। हाँ, वो उनको चिढ़ाते हैं। जैसे कि जैसे एक आध एग्जाम्पल बताओ। जैसे अपाहिज बच्चा है, हाँ, व्हील चेयर पे आता है, तो उसको क्या करते हैं, वो लंगड़ा लूला बोल के चिढ़ाते हैं, और इसकी वजह से इन बच्चों के मन में एक न्यूगंड बनता है और वो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। तो सबसे पहले सर्व शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता इस बात के लिए है कि सामान्य विकास, सामान्य मानसिक विकास करना है, दोनों को अभी करना है, आम बच्चे का भी करना है और ये अपाहिज या फिर विशेष बालक है उनका भी हमें करना है। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने के हेतु, इससे सामाजिक एकीकरण होगा कि नहीं होगा? अपाहिज बच्चा अगर तुम्हारे साथ आकर पढ़ेगा, जो बच्चा निर्धन है, जो बच्चा अनुसूचित जनजाति से आ रहा है, उसकी सामाजिक एकीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर। कैसे? क्योंकि वो उसको समाज सबके साथ एजुकेशन लेने का अवसर मिलता है। और कौन बताएगा? सर समाज के मुख्य धारा से जुड़ने लगता है, वो घर से बाहर निकलने लगता है। हाँ, और बराबर जा रहे हैं अभी। हाँ, और सामाजिकरण हो रहा है ना, वहां पर एकीकरण हो रहा है। तो एकीकरण में क्या होता है, ये अगर मानो निर्धन बच्चा है, तो वो पहले समाज के सभी बच्चों के साथ नहीं आता था। वो अब वो भी बच्चा उस बच्चे के साथ बैठ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो सोशलाइजेशन अच्छा होगा कि नहीं? एकीकरण मजबूत होगा कि नहीं? तो यही आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए हमें समावेशी शिक्षा देनी है। समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना है। समता और समानता, हम सब एक हैं कहने के लिए, एक हैं, समान है कहने के लिए, लेकिन अक्सर में हम अनुपालन करते हैं क्या उसका? करते हैं क्या? अरे बताओ, यस सर, नो? नहीं करते सर। कैसे? क्या करते हैं फिर? नहीं करते तो क्या करते हैं और क्यों नहीं करते? मी पना रहता है। नहीं मैं बना अच्छा, रहे। तू नहीं है, ऐसा। तो देखते हैं हम ही, ये जो बच्चे समता और समानता की बात दिलाते हैं, तो इस सिद्धांत का अनुपालन करना है सबसे पहले। अपाहिज बच्चा, अपंग बच्चा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जो बालक है, इनके सभी के साथ हमें समानता दिखानी है, सिर्फ कहना नहीं है। हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं, हर रोज जो संविधान असेंबल करते हैं, तो इस वक्त हम इन बातें कहने के लिए होती, लेकिन ये बातें सिर्फ कहने के नहीं ले, तो असल जिंदगी में इसका इम्प्लीकेशन भी होना बहुत जरूरी है। तो इस समानता के सिद्धांत का हमें अनुपालन करना है। हाँ, सभी बच्चों को एक साथ एक बेंच पे एक ही क्लास में बिठाकर इनको सबको एक ही साथ शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है फिजूलखर्ची को कम करने हेतु,
अब यहाँ फिजूलखर्ची क्या होगा, मान लो ऐसे विशेष बालकों के लिए हमने अलग से स्कूल की, हाँ, तो होगा क्या, इसमें फिजूलखर्ची होगा, नए सेपरेट स्कूल बनवाने होंगे, हाँ, उसके लिए सेपरेट टीचर रखने होंगे, उसके लिए सब कुछ सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। तो अगर ये बच्चों को हम इन्हीं बच्चों के साथ अगर पढ़ाएंगे और एक समाज में एक संदेश भी अगर अच्छा जाएगा, तो ये जो खर्चा है ये फिजूल खर्चा ही है ना। तो वो सबसे पहले वो उस खर्चे को कम करना है। तथा अगर हम ऐसे बच्चे को, हम बच्चों को भी अगर हम ऐसे विशेष बच्चों बालकों के साथ बिठाएंगे या फिर होगा, तो उन बच्चों में भी निर्माण होगा कि हम अलग हैं, समाज में हमें बाजू में ये जो भावना उनमें रहती है वो भावना को भी कम करना है। और तथा ये जो अलग सा खर्चा हो रहा है, इसको हम फिजूल खर्ची कहेंगे, उसको कम करना है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण करने हेतु हमें एकीकरण करना है, अभी वही ऊपर देखा था, सामाजिक एकीकरण करना है। तो इसके माध्यम से हमें समाज में एकीकरण जोड़ना है, सबको एक ही लाइन में लाना है। शैक्षिक एकीकरण को संभव बनाने हेतु यानी शिक्षा के भी बारे में हमें एकीकरण करना है, सबको एक ही सेंट्रलाइजेशन में लाकर बच्चों को पढ़ाना है। हिंदी का है, अमुक है, तमुक है बोलकर उस पर लक्ष्य करना, उसको ध्यान नहीं देना, ऐसी बातें हमें करना नहीं है। ये गलतियां भी हमें करना नहीं है और गलतियों को दोहराना भी नहीं है। ठीक है, अगला है अभी वंचित बालक। अभी क्या देखा हमने, समावेशी शिक्षा को देखा। अब हम क्या देख रहे हैं, वंचित बालक देख रहे हैं। अब ये जो वंचित बालक का अर्थ क्या है हम देखेंगे, किसको कहेंगे। तो पहली लाइन को पढ़ो, पहले पॉइंट को पढ़ो, कौन पढ़ता है, चलो पहले पॉइंट को पढ़ो। वंचित सामान्य अर्थ जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से अलाभान्वित रह जाना है। इस अर्थ में प्रत्येक बालक को एक वंचित बालक कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ सुख सुविधा से प्रत्येक बालक अलाभान्वित रह जाता है। अलाभान्वित रह जाता है। अब ये जो डिप्राइव्ड बच्चा है, जिसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सामान्य सुख सुविधा नहीं है, उससे वो दूर है, हाँ, कुछ सुविधाओं से, हाँ, लाभी न होना, अलाभान्वित मतलब उसका लाभ न होना, हाँ, ये बच्चा है और उनको ही वंचित बालक कहा जाता है, जो कुछ न कुछ सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से अलाभान्वित है, उसको नहीं मिल रहा है। सामान्य लोगों को जो मिलता है वो इसको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो वो उस फैसिलिटी से क्या है, वंचित है। इसीलिए उसको कौन सा बालक कहा जाता है, वंचित बालक कहा जाता है। आया समझ में। अब दूसरा पढ़ो, दूसरे को मौका दो, दूसरे पढ़ेंगे कोई। परंतु शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने वंचित का इतना विस्तृत अर्थ न रखकर एक ठोस एवं उपयोगी अर्थ बतलाया है कि वंचित बालक ऐसे बालक को कहा जाता है जो सामाजिक, आर्थिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से अलाभान्वित समुदाय से आते हैं। लाभान्वित समुदाय से आते हैं, जिनको लाभ ही नहीं हो रहा है। ये जो व्याख्या है कि कुछ ना कुछ सुविधाओं से अलाभान्वित रहना। अब ये अलाभान्वित रह रहा है बच्चा है, इसके बारे में शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने भी एक वंचित का एक ठोस ऐसा अर्थ बनाया है, हाँ, विस्तृत न बनकर एक ठोस एवं उपयोगी अर्थ बतलाया है। तो वो क्या कहते हैं, किसको कहेंगे ऐसा वंचित बालक, तो उसको वंचित बालक कहेंगे जो सामाजिक आर्थिक रूप से वो क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से अलाभान्वित समूह से आता है। वो उसको सामाजिक हो या आर्थिक हो, उससे उसे ये नहीं मिलना है। तो आवाज नहीं आ रही है सर। हमारी क्या आवाज, हाँ अभी आ रही है। हमारी क्या आवाज, हाँ। तो देखो हाँ आ रही है ये सर। जो ये वंचित बालक है,
इनके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने भी जो व्याख्या की है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से उन बच्चों को कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, उन सुविधाओं से वो अलाभान्वित है, यानी सुविधा न मिलना, तो वैसे समुदाय इसमें आते हैं वंचित बालकों में, उसे वंचित बालक कहा जाता है। भारत में अधिकतर वंचित बालक किसको कहा जाता है? देखो, भारत में अधिकतर दलित एवं आदिवासी जाति के समुदाय से आने वाले बालकों को वंचित बालक की श्रेणी में रखा जाता है। कौन है अभी वंचित बालक? बताओ मेरे को अभी। कौन है भारत में अधिकतर? कौन लोग हैं? एक दलित एवं आदिवासी जाति के समुदाय से आने वाले बालकों को वंचित बालक के श्रेणी में रखा गया है भारत सरकार ने। उसके साथ देखो, भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय से लगभग भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय में लगभग 90% परिवार ऐसे हैं जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और ऐसे परिवार के बालकों को वंचित बालक की संज्ञा दी जाती है। अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो समुदाय हैं 90%, देखो 90 यानी पूरे जो हो गए, 10% अधिक कम है। ऐसे परिवार हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, और ऐसे परिवार में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को वंचित बालक की संज्ञा या फिर उसको कहा जाता है, इसकी संज्ञा की जाती है, फिर उसको वंचित बालक कहा जाता है। अगला है, अभी ये जो वंचित बालक हैं, इन वंचित बालकों की पहचान कैसे कराएंगे? अगर ऐसे बालक स्कूल में है तो उसकी पहचान कैसे कराएंगे? चलो, कौन पढ़ेगा इसको? पढ़ो झट से। कैसे पहचानेंगे इन बालकों को? सबसे पहले एक ही पॉइंट पढ़ो। वंचन का तात्पर्य है कि जब किसी बालक की समाज में रहते हुए वंचन का तात्पर्य है कि जब किसी बालक की समाज में रहते हुए सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके, जब उसे वंचित रहना पड़े, तब वह वंचित बालक होता है। तो इन सब से जो चीजों से जो बच्चा वंचित है, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जैसे कि सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर शैक्षणिक आवश्यकता हो, वो पूर्ति नहीं हो रही है, उसको वंचन रहना पड़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? हम वंचित बालक कहते हैं। तो ऐसे बालक हमें कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले ऐसे बालकों की जो सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं की ओर वंचन का प्रत्यय संकेत करता है कि उसको जरूरत है। आर्थिक रूप से वो बच्चा ठीक से नहीं आ पाता है, उसके पास रहने के लिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, जूते नहीं होते हैं तो फटे हुए होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनमें आती हैं। सामाजिक, समाज भी अच्छा उसको प्रतिसाद नहीं देता है ना, समाज का देखने का जो तरीका होता है वो इसी तरीका होता है। अगर उसकी सामान्य आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो सामाजिक में वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं जाएगा। और कई बच्चे भी ऐसे होते हैं सामाजिक स्थिति से, देखो, सोशल डिस्टेंस रखने वाले। अभी हमारा दलितों को और जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनकी ओर देखने का नजरिया क्या रहता है? अच्छा रहता है क्या? हम थोड़ा अंतर रख के ही चलते हैं, अंतर रख के उसी वार्तालाप करते हैं ना। तो ऐसे बच्चों, ये जो बच्चे हैं, इनके दोस्त नहीं होते हैं, बराबर? इनके ज्यादा दोस्त होंगे क्या? नहीं होंगे, और होंगे तो उनके ही होंगे। तो वो वाली जो फैसिलिटीज है तो उससे वो वंचित रहते हैं, और वो हमें समझ में आते हैं। सांस्कृतिक सांस्कृतिक सुविधा जैसे कि किसी धर्म जातियों का जो सन, उत्सव, त्योहार रहता है रूढ़ी परंपराओं से, तो उनमें मिलता रहना, और उनकी संस्कृति का भी जो कुछ त्योहार वगैरह होता है वो बड़े पैमाने पर न होना, उनमें वो न दिखना, ये सब अंकित करता है कि ये बच्चा वंचित है। अर्थात ऐसे बच्चों की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है वो पिछड़ी होती है, जिनके परिणाम स्वरूप इनकी पहचान तुरंत की जा सकती है कि ये किस स्थिति से आ रहे हैं, उनकी स्थिति किस तरह की है। ऐसे बालकों में बाल्यावस्था में से ही उद्दीपक दशाओं की न्यूनता
न्यूनता होती है, यानी कम होती है वो, जो इनमें ज्यादातर आगे की व्यवस्था तक बनी रहती है। ऐसे बालक सामाजिक रूप से काफी पिछड़े होते हैं। ऐसे बालक माता पिता ज्यादा उनके शिक्षित नहीं होते हैं। ऐसे बालकों की पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है वो रूढ़िवादी होती है, रूढ़ी परंपराओं में अटके होते हैं, अंधश्रद्धालु वाले होते हैं। तो उसी वजह से हम उसको पहचान सकते हैं। अ, अभी वंचित बालक जो है ये जो वंचित बालक हैं, ये वंचित बालकों के प्रकार, अभी हमें वंचित बालकों के प्रकार भी मालूमात होना बहुत जरूरी है। अभी ये जो वंचित बालक के प्रकार है, इनमें सबसे पहला प्रकार आता है सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक। अभी सामाजिक दृष्टि से समाज उसका स्वीकृत कितना करता है, समाज उससे कितना घुल मिल करके लेता है, उसके हिसाब से वो बच्चा वंचित होता है, बराबर। दूसरा है आर्थिक दृष्टि से, बच्चे के पास पैसा न होना, निर्धन होना, उससे वो वंचित होता है। फिर अनुसूचित जाति जनजातियों के बालक, वो उसी के होने की वजह से वो एक प्रकार आता है। और दूसरा आता है अनुसूचित जनजाति के बालक। ये 4 प्रकार है जो वंचित बालक के कहलाते हैं, ये बालकों के प्रकार कहलाते हैं। आ रहा है समझ में कि सर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है सर। समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है? वैसा है तो बोलो, ऐसा है तो बोलो, हम रुकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझाले सर. समझाले ना? नाही तर असं होऊ नये की काय चाललंय की बाबा काय, नाही तर आपणच वंचित व्हायचे, है की नाही? नाही ना, तुम्ही वंचित नाही व्हायला लागले ना. वंचित म्हणजे हळूहळू एक एक कमी होणे. आता संख्या वाढायला नहीं लागली सर। कमी होण्याची, एक 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 गळती चालू झालेली है कि नहीं? अभी पहले देखेंगे, अभी हमने जो 4 प्रकार देखे हैं वंचित बालकों के प्रकार, जिसमें सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक, आर्थिक दृष्टि से, अनुसूचित जाति से और अनुसूचित जनजाति से। इसमें सबसे पहले बच्चों के अभी देखेंगे सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक किसे कहा जाता है। सामाजिक रूप से जो वंचित बालक हैं, वो जो गरीब, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं। ये सामाजिक रूप से निम्न जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर स्तर पर होते हैं, बराबर। वो निचली जाति का है, निचले वर्ग का है, निचले धर्म का है, इसके आधार पर जब हम उसके साथ बिहेवियर करते हैं तो वो वंचित रहता है। और उसकी वो वंचितता सामाजिक दृष्टि से होती है। गरीबी, अशिक्षा यानी साक्षर न होना, अनपढ़ जिसको कहते हैं, परिवार की खराब स्थिति, हाँ, तो इसके कारण वो वंचित रह जाते हैं। ऐसे बालक सांस्कृतिक रूप से भी निम्न होते हैं। इन्हें घर के खराब माहौल एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन पर पड़ोस के परिवेश का दुष्प्रभाव होता है। ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। इनकी भावनाओं पर अपना कोई नहीं है, यहाँ पर अपने लोग कोई नहीं है, ऐसे इनको लगता है। ये भेद करने लगते हैं, ये अस्थिर हो जाते हैं और इसकी वजह से इनमें चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा जल्दी आने लगता है। तो ये सामाजिक दृष्टि के लोग जो होते हैं, ये तिरस्कार करते हैं बड़े लोगों का। जैसे कि किसकी स्थिति अच्छी है, जो श्रीमंत है, उसके बारे में इनके लोगों में भी तिरस्कार की भावना ज्यादा रहती है, क्योंकि संयोग पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, बराबर है कि नहीं? देखो, ये जो निर्धन बच्चे हैं, ये सिस्टम पर, बड़े लोगों पर इल्जाम लगाते हैं। हाँ, वो समय के रूप से वो अस्थिर होते हैं। ये ऐसे बच्चों में हमें गुण पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक किसे कहना है? जो आर्थिक असमानता के कारण ऐसे बालकों का गरीबी का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये आर्थिक रूप से भिन्न होते हैं। इनके परिवार में खाने व रहने के स्थान का अभाव होता है। अब देखो, कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोज दिन पर फिर कर जाकर, हाँ, अपने दिनचर्या निभाने का काम करते हैं। अभी जो सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, कोई लोग
प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करते हैं। ये लोगों का दिनचर्या क्या है? ये आर्थिक रूप से अच्छे हैं? अच्छे हैं क्या? नहीं। फिर तुम्हारा, अभी तुम मुझे बताओ मेरे को, इनकी ओर अपना देखने का नजरिया क्या रहता है? जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं उनकी ओर देखने का हमारा नजरिया कैसे होता है? अच्छा होता है क्या? सच में बताना है, अदर्श उत्तर मत दो। होता है क्या नजरिया अच्छा हमारा? नहीं सर। हम कभी रुक कर उनसे बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं सर। क्या? क्यों नहीं करते? नहीं। क्या लगता है हमें? अगर हम इनसे बात करेंगे तो क्या लगता है हमें? वो हमने बहुत खुद को, गंदा है, उससे क्या बात करना, ऐसे मन में आता है सर। यस, और हमें भी कुछ एक कमीपन भी आता है ना, तो उनसे हम बात करेंगे तो हमारे स्टेटस का क्या होगा? तो ये हाँ वो भावना भी। होने की वजह से, हाँ, ये भावना होने की वजह से बच्चे आर्थिक दृष्टि से वंचित हैं। ये झोपड़पट्टी में रहने वाले, स्लम एरिया में रहने वाले, ये गन्ना तोड़ने वाले, है ना, पीठ भट्टी में काम करने वाले, इन कामगारों की ओर देखने का हमारा नजरिया कैसा होता है? इनके पास खाने के लिए खाना अच्छा नहीं होता है, ये दिन रात मेहनत तो करते हैं, रहने का कुछ ठिकाना ही नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो ये विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो इनके बच्चे क्या विद्यालय जा पाएंगे? नहीं। ये विद्यालय की फीस भी दे नहीं पा सकते क्योंकि पैसे नहीं है, तो इस वजह से ये पढ़ नहीं पाते हैं। अगला है अनुसूचित जनजातियों, क्या है अगला? अनुसूचित जाति के बालक। अनु हाँ। दिख रहा है ना? यस सर। पढ़ो, देखो पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन एक ही कोई तो पढ़ेगा। अनुसूचित जाति का जाति शब्द का संबंध उन जातियों से समझा जाता है जिन्हें पहले अछूत माना जाता था। हाँ, अछूत किसको मानते थे हम? अनुसूचित जाति जो है, इस शब्द का संबंध उन जातियों से था जिन्हें पहले अछूत माना जाता था। अछूत जिसको छूने से छूना भी नहीं है। इसका मूल कारण यह समझा जाता है कि अनुसूचित जाति के लोग अस्वच्छ और निम्न स्तर के समझने वाले कार्य, जैसे कि सफाई करना, झाड़ू लगाना, जूता बनाना आदि कार्य से जुड़े होते हैं। तो इन लोगों से क्या बात करना है, इन लोगों से क्या करना है? तो अशुच्च, इनको अछूत समझा जाता है। हाँ, उन्हें लायक नहीं समझा जाता है, गंदे रहते हैं, ऐसा है वैसा है समझते हैं आप। जो सफाई कामगार होते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जूता बनाते हैं, हाँ, आदि इसे ऐसे कार्य में जो जुड़े बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को जाति के वर्गीकृत समझा बहिष्कृत समझा जाता है, जाति से बहिष्कृत समझा जाता है। उन्हें जन सुविधा जैसे कि कुआं, नदी, मंदिर आदि के उपयोग करने की अनुमति नहीं थी इन लोगों को। ठीक है? देखो जो नहीं थी पहले, सर। हाँ, जो नहीं पहले थी सर। दलित थे, दलितों को किस तरह का सम्मान दिया जाता था समाज में? हाँ, किस तरह का सम्मान दिया जाता था? इन लोगों को गांव में भी प्रवेश उनको नहीं था। पानी भी नहीं। गांव के भर इनको गांव के बाहर इनको घर बना के रहना पड़ता था, और उनको गांव में प्रवेश होता था भी सूरज ढलने के बाद, वो भी गले में मटका, पीछे झाड़ी बंधी हुई, ऐसे हालातों में। थूकना है तो वो मटके में, अगर उसका पैर का निशान भी हमारे गांव में आ जाता है तो हमारा गांव गंदा बन जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। ये सोच बनाने वाले लोग इसीलिए उनके पीछे वैसे झाड़ू बंधा हुआ था, जिससे उनके पैर के निशान भी मिट जाए। न ये गांव में से पानी लेके जाए, न दुकान से किसी चीज को खरीदे, न ही मंदिर हो, मस्जिद हो, इनमें उनको प्रवेश नहीं था। जो कितना इन पे इल्जाम किया जाता था, जुल्म किया जाता था। सबसे चिंतनीय स्थिति यह रही है कि इस वर्ग के लोगों को सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रखा गया। कौन सी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई, न मंदिर मस्जिद, न स्कूल, हाँ, किसी भी, जिसके कारण इनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आ सका। जो सीखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसमें ही परिवर्तन आएगा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो परिवर्तन कहाँ से आ सकता? ये आज भी सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहे हैं। आज भी वे परंपरागत कार्यों का त्याग करके अन्य कुशल कार्यों को अपनाने में
असमर्थ पाए जा रहे हैं, खुद को वैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति का महत्वपूर्ण है। अब देखो अनुसूचित जनजाति के बालक, अनुसूचित जनजाति का बालक कौन पढ़ेगा? पढ़ो एक जन। भारत में अनुसूचित जनजाति के लोग प्राय उन छोटे और बिखरे हुए गांवों और गलियों में रहते हैं। गलियों विद्यालय में में अनुसूचित गलियों में रहते हैं। सेकंड में पढ़ू क्या सर? हाँ, सब कुछ पढ़ो, अभी कुछ रख छोड़ो मत। विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के बालकों की कम संख्या, अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, पाठ्य पुस्तकों में उनकी स्थानीय बातों व उदाहरणों की कमी होना, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ा होना, पारिवारिक गरीबी, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का प्रचार प्रसार न होना। ये क्या है? अनुसूचित जनजातियों के कारण है। भारत में अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं उन छोटे छोटे बिखरे हुए गांव में से गलियों में रहते हैं। हाँ, और इसी वजह से विद्यालय में अनुसूचित जाति जनजातियों की संख्या कम है, क्योंकि गांव में रह रहे हैं, बड़ी सिटी में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी संख्या कम है। शिक्षण के प्रति इनका उदासीन रवैया है। अध्यापकों में, अब हम में सबसे पहले ये लोगों को देखने का, उनकी ओर देखने का हमारा नजरिया अलग है, उदासीन है। पाठ्य पुस्तक में इनकी स्थानीय बातों का या उदाहरणों की कमतरता है। हर एक भाषा की हम किताबें नहीं लिख सकते, तो मातृभाषा नहीं होने की वजह से ये बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन है, बौद्धिक यानी इंटेलिजेंट वाले लोग कम है। पारिवारिक उनकी गरीबी पहले से ही चलती आ रही है, परंपराओं से। अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा का प्रचार और प्रसार कम होने की वजह से ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अगला है, हाँ, अब अगला जो है वो है, क्या है? वंचन के मनोवैज्ञानिक परिणाम। अभी वंचित बालक होने की वजह से मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या आते हैं? पढ़ो कोई तो एक उपला वाला पढ़ो। बालक पर वंचन के पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अध्ययनों से जो तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि वंचन का बुरा प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। ऐसे प्रभावों को मनोवैज्ञानिक द्वारा निम्नलिखित में से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञानात्मक प्रारूप पर प्रभाव, पढ़ो इसको भी। यानी बच्चे के संज्ञान पर प्रभाव पड़ता है वंचन के वजह से। हाँ, तो पहला क्या है इसमें? संज्ञानात्मक प्रारूप पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है? पढ़ो। पढ़ू सर? हाँ, जिसके अंतर्गत बालक के चिंतन, प्रत्यक्षण, बुद्धि, संवेदन, स्मृति आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सर ये चेंज भी स्क्रीन है। अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर प्रभाव वंचित बालकों की आय, पेशों तथा शिक्षा के बारे में निम्न आकांक्षा स्तर होता है, जिससे वह बहुत कम शिक्षा पाने में तथा कम आय प्राप्त करके ही उतना संतुष्ट हो जाता है। शैक्षिक उपलब्धि प्रभाव पहला तो यह वंचित बालकों के आसपास अध्ययन के लिए पर्याप्त साधनों की कमी होती है, तथा दूसरा यह है कि स्कूल में ऐसे बालकों के प्रति शिक्षकों की मनोवृत्ति उतनी अनुकूल नहीं रहती। परिणाम स्वरूप वंचित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि काफी प्रभावित हो जाती है। बराबर, ये वंचित बालकों के प्रति मनोवैज्ञानिक परिणाम है। वंचन के परिणाम मनोवैज्ञानिक परिणाम है, जो संज्ञानात्मक यानी बच्चों पर। आगे तुम अगर बच्चा वो वंचित है तो उस पर कौन कौन सा असर होगा? सबसे पहला उसका संज्ञान पे असर होगा, यानी वो चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, उसमें बुद्धि, संवेदन, स्मृति, इन प्रक्रियाओं का उसमें क्या होगा? कमतरता दिखाई देगी। अभिप्रेरण में भी दिखाई देगा। ऐसे बच्चों की आय, पेशा, शिक्षा के बारे में इनका विचार जो होता है वो कम होता है। तो ये कम होने की वजह से बच्चे ये ज्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं, जितना है उतने में वो संतुष्ट होते हैं, तो ज्यादा वो प्राप्त करते नहीं है।
शैक्षणिक उपलब्धि पर भी परिणाम होता है, जिसको एजुकेशनल अचीवमेंट हम कहते हैं। तो इनके पास उतने अध्ययन जो साधन है वो नहीं होते, कम होते हैं, इसलिए ऐसे बालकों को शिक्षा के या फिर शिक्षकों की मनोवृत्ति उतनी अनुकूल नहीं रहती है, और इसकी वजह से ये बच्चे शैक्षणिक उपलब्धियों में प्रभावित हो जाते हैं। उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, क्योंकि वंचन है यानी कमतरता है। तो ये कमतरता रहने की वजह से और नाम में ही वंचन रहने की वजह से ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। अब ये जो वंचित बालक है, ये वंचित बालकों की शिक्षा का इंतजाम कैसे किया जाए? तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित बालक के लिए आवश्यक है कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके लिए निम्न कदम उठाने जाने चाहिए। तो क्या क्या करना है? तो सबसे पहले सामाजिक रूप से वंचित बालक को ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो और उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हो। तो सबसे पहले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दो और उनको सभी से वो सुविधाएं उपलब्ध करा दो जिसकी उसमें कमतरता है। सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर है शिक्षण संस्था को वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए। ऐसी पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए जो एकता व समन्वय की भावना जागृत करे। व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। चिंता की भावना रोकने के लिए जातिगत आरक्षण के बजाय वर्गगत सुविधाएं दी जाए तथा बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति डाली जाए। राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक योजना चलाई जानी चाहिए जिससे बच्चों का ये जो पिछड़ापन है वो कम हो जाए। इसीलिए आरक्षण, शिष्यवृत्ति, इसकी योजना चलानी चाहिए। ऐसे बालकों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रवृत्ति व आर्थिक सहायता, दोपहर का भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, अन्य सामग्री उनको देनी चाहिए जिससे बच्चों को फैसिलिटी मिले और उसी वजह से वो बच्चा पढ़ पाए। अब अगला है वो है निर्धन बच्चा। तो निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों एवं उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो निर्धनता का जो तात्पर्य होता है वो व्यक्ति में अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा की भावना, शिक्षा की मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। निर्धन परिवार अपना पेट ही ठीक से नहीं भर पाता, जो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कहाँ से करेगा? निर्धनता का कुप्रभाव इस वर्ग के बच्चों पर देखने मिलता है। निर्धनता का मतलब ये है पैसा न होना, और पैसे न होने की वजह से वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। तो आप कितनी भी क्यों ना मुफ्त शिक्षा दे, उनका पेट ही नहीं भर रहा है, हाँ, तो फिर मैं उसको आगे का कहाँ दूं? ये निर्धनता में आता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद से बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है, किंतु निर्धनता के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देते हैं, जिससे उनका विकास में बाधा उत्पन्न होती है। हमने 2002 में जो अमेंडमेंट किया 86 हुआ, और उसके तहत हमने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी। उसके पहले भी दी थी, लेकिन इतना देने के बावजूद भी बच्चे को मुफ्त स्कूल होने के बावजूद भी पालक बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, डायरेक्टली काम पे भेजते हैं। और उससे उनका जो पैसा है वो उनसे मिलता है, लेकिन क्या ये बच्चों में शिक्षा मिलेगी? नहीं। तो ये विकास में बाधा लाती है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, जो इंसान को मालूमात कराता है, आगे बढ़ाता है। अब ये जो वंचित पिछड़े बालक हैं, ये अनुसूचित जाति वो जनजाति के बच्चे हैं, ये सामान्य पहचान यह है कि पारिवारिक निर्धन एवं पिछड़ापन के कारण सामान्य वे
अविभाज्य जीवन व्यतीत करने को बाध्य होते हैं। एक्चुअल उनको क्या वो दिल जान के वो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति पिछड़ी होने की वजह से, वो वंचित होने की वजह से, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के वो पहचान ही है कि उनके पास पैसा न होना और पिछड़ापन होना, और इसकी वजह से ये बच्चे एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब ये जो निर्धन बच्चे हैं, ये निर्धन जो बच्चे हैं, ये निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा, तो उनकी शिक्षा के लिए हमें क्या करना है, किस तरह का प्रयोजन करना है। तो शिक्षा का अधिकार 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है। ये जो अधिनियम है, ये बच्चा के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। समाज के पिछड़े एवं निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए मध्याह्न भोजन की योजना हमने लागू की, उपज शिक्षा दी, हाँ, और मध्याह्न भोजन की जब स्कीम लागू किया गया ताकि बच्चा भूख को शिक्षा से दूर न रहे, हाँ, भूख को शिक्षा से दूर रहने का बहाना न बनाया जाए एवं अभिभावक की बच्चों को काम पर भेजने के बदले स्कूल में भेजे। बच्चे को वो काम क्यों भेज रहे हैं कि घर में पैसा नहीं आता, बच्चे को 2 वक्त खाना नहीं मिलता, हमने खाना शुरू स्कूल में किया, फिर भी वो बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ कार्यक्रम अभी नीचे देखेंगे। विद्यालय शिक्षा की सभी अवस्थाओं के लिए मुफ्त किताबें और सामग्री देना, आश्रम, विद्यालयों और सरकारी अनुमोदन प्राप्त छात्रावास के बच्चों को मुफ्त पोशाकें, सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा, ये प्रदान उनको कराना है, जिससे बच्चा पूरी शिक्षा ले पाए और बच्चा वो स्कूल के दायरे में आ सके। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे और उनकी शिक्षा। अब ये अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के दोनों ही ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया। पहले की जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण एवं दूसरों को उनके भौगोलिक अलगाव, सांस्कृतिक अंतरों तथा मुख्य धारा कहे जाने वाले प्रबल समुदाय ने अपने हित के लिए हाशिया पर रखा, और ये जो बच्चे हैं अनुसूचित जनजातियों को, ये पहले से परंपराओं से लिखते आया है। पहले की समाज की रचना वर्ण पे होती थी और ये वर्ण में शूद्र कहलाते थे। इस वजह से इनको जो देखने का, इनकी वो देखने का तरीका, नजरिया ये जो था वो बहुत ही बेकार था। तो इसकी वजह से ये बच्चे कभी सीख नहीं पाए, शिक्षा की मुख्य धारा में कभी आ भी नहीं पाए। अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, पाठ्य पुस्तकों में उनकी स्थानीय बातों और उदाहरणों का न होना, इसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन होना, उनके पास पैसा न होना, हाँ, इन वर्गों में शिक्षा के प्रचार और प्रसार का अभाव होना, भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा एवं अन्य अधिकारियों में भी इन लोगों के बारे में अच्छी बातें न होना, या फिर उनका सोच के बारे में कुछ न होना। अभी विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समायोजन के लिए कुछ सुझाव क्या करना चाहिए, तो इनके लिए संस्था को सुधार लाना है, इन बच्चों को प्रवेश देना है न कि जातियों के आधार पर, तथा इनको और ढेर सारी फैसिलिटी देना है, आवासीय रहने की उनकी सुविधाएं करना है, विद्यालय में पाठ्य चर्चा में सुधार लाकर उनकी मातृभाषा में भी उनको पुस्तक प्रोवाइड करना है, शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाकर बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी चेंज करना है। ये शिक्षक का काम है। तो बच्चों को जब वो पढ़ा रहा है तो बच्चों को उनकी भाषा में समझ में आए, ऐसे हमें मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना है। भाषा के संदर्भ में सुधार लाना है, उनकी बोली भाषा उनको समझ में आए, ऐसे उनको पढ़ाना है, तथा हमारी भाषा को भी उनको पढ़ाना है, तो हमारी भाषा भी उनको समझ में आए और
उनकी भाषा को भी हमें समझाने के लिए हमें दूसरी भाषा में यहाँ पर पढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसी तरह से ये जो हमने ये विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों की पहचान, ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको समझ में आया?